चैंपियंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हमारी यूनिट नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन दे रखी है, जिसमें एक मैनेजमेंट की हमारे पास डेफिनेशन है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन एक बार देख लेना। जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, वो अच्छे से एक बार पढ़ के जाना। इस पे एक 1 मार्क MCQ बहुत बार पूछा गया है और दोनों सैंपल पेपर्स में भी था, तो इसको अच्छे से करके जाना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉप, मिडिल, लोअर मैनेजमेंट, उसमें कौन कौन आता है, उसका क्या सीन है, तो वो भी अच्छे से करके जाना। और फिर इसी चैप्टर के बिल्कुल एंड पोर्शन पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और यही स्टेटमेंट हमारी उठ के सीधा बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, है ना, जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं और हर चीज़ एक दूसरे से पूछ के बता के करते हैं, तो कोऑर्डिनेट होते हैं चीज़ें, एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट होती हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्यों है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आराम से आपका आ सकता है, 2 मार्कर, 4 मार्कर, या फिर ये स्टेटमेंट उठाकर वो आपसे MCQ में भी पूछ सकते। और इसके अलावा जो आपने एक टॉपिक करना है वो है आपके कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी अच्छे से कर लेना। नंबर 2 हमारी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम सभी को पता है, हेनरी फ्योल एंड टेलर, ये दोनों के ही हमारे प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारा टेलर का पार्ट आ जाता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है टेलर ने दी थी। तो इनके जितने भी हमारे टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, और इसके बाद आपने करके जाना है टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। ये मैंने एक सैम्पल पेपर में देखा था, तो ये उन्होंने पता नहीं क्यों पर वो 6 नंबर में उन्होंने ये पूछ रखा था। उसके बाद हमारी फटीग स्टडी भी, अच्छा हाँ, और टेलर और फ्योल दोनों का ही जो प्रिंसिपल्स की डिफरेंसेस है वो भी करके जाना। आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे, जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे हमें पता है कि डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। तो इसमें हमारे पास 2 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट। तो ये भी आपको करके जाना है। और मैक्रो एनवायरनमेंट में जैसे हमें पता है कि उसमें हमारे पास होता है टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशियो इकोनॉमिक, है ना। तो ये जितने भी हमारे एनवायरनमेंट्स है, ये अच्छे से करके जाना। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स है वो भी आपको करके जाने हैं। डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी करके जाना। और इंडिया का जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसको भी आपने करके जाना है। जब आप ये सारे यूनिट्स कर लोगे तो आपके 16 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाए। यूनिट नंबर 4 है हमारी प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहले तो उसका मीनिंग कर लेना। और मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ आपको, आप जो भी एक डेफिनेशन प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, मैनेजमेंट की, आपने जो भी डेफिनेशंस करोगे ना, उसके नीचे आपको दिखता होगा ना कोई नाम लिखा हुआ है ना, किसी भी जिसने डेफिनेशन दिया उनका नाम दिया होगा, तो उनका नाम अच्छे से याद करके जाना। मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, उसकी डेफिनेशन लिखना और उसके डेफिनेशन लिखने के साइड में ही उनका नाम लिख देना, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एग्जामिनर पे। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन करना है, आपने उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है, फीचर्स करने हैं, लिमिटेशंस करनी है। और प्लानिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस में आपका पूरा प्रोसेस पूछा जा सकता है। या फिर मैंने एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चन, नहीं, बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन देखा था, उन्होंने एक MCQ पूछा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि विच इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऐसे करके उन्होंने पूछा था। तो प्रोसेस के स्टेप्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। इसका डिफरेंस भी कर लेना, दोनों का मतलब क्या होता है, और दोनों के अंदर की जो बाइफिकेशन है वो भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग की वैसे ही जैसे हमने प्लानिंग का बताया कि आपकी डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन के बाद हमारे जो स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के, वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स है, नेटवर्क है, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे, उनको आपने अच्छे से करके जाना है। और स्ट्रक्चर्स के जो एडवांटेजेस हैं वो भी करनी है, डिसएडवांटेजेस भी करनी है, और उनकी सूटेबिलिटी क्या है, कि जो स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी है ना, कि कौन सा स्ट्रक्चर किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, वो भी जरूर से पढ़कर जाना।
जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर है उसका एक बार कंपैरिजन भी करके जाना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करके जाना, दोनों का डिफरेंस भी करके जाना। जैसे कि एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो कैसे डेवलप होती है ना, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होती है। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारी अपने आप अपनी चॉइसेस, जो लोग आसपास के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके इंटरेस्ट कैसे हैं, उनकी लाइकिंग क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है, वो एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग से ही वो इनफॉर्मल ग्रुप बनता है ना। तो ये वाली चीज़ भी कर लेना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हायरार्की के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे फॉर्म होती है ना, जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। बट जो इनफॉर्मल होती है वो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, जैसे आपके अंदर, जैसे आप एक स्कूल में भी जाते हो है ना, तो स्कूल में बाकी तो सब आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपके टीचर और आपकी रिलेशनशिप, आपकी और टीचर की एक रिलेशनशिप हो गई, आपके और आपके क्लासमेट्स का रिलेशनशिप, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। पर जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो वो आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो आपकी पसंद नापसंद, आपकी हॉबीज़, ये सब के अकॉर्डिंग आप वो इनफॉर्मल ग्रुप्स में अपनी पसंद से जाते हो, अपनी मर्जी से जाते हो। तो ये होता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी कर लेना। उसके अलावा आपको डेलीगेशन करना है। डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एलिमेंट्स भी करने हैं डेलीगेशन के। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये तीनों ही बहुत ट्रिकी टर्म्स हैं और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ के क्लियर होके जाना है। कोई भी मिस्टेक आपने इसमें नहीं करनी, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, आपका कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा है ना, या फिर कोई सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देंगे तो आप उसमें फिर अटक जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने करना है वो डिसेंट्रलाइजेशन। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ये दो बहुत ही बढ़िया टर्म्स हैं और इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब आप दोनों को आप लोगों को इन दोनों ही टर्म्स का डिफरेंस समझना है कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि डेलीगेशन में हम क्या करते हैं कि मैंने किसी को अपने अंडर काम दे दिया, डेलीगेट कर दिया, उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसीजंस ले सकती है ना। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अपनी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो एक यूनिट को दे रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके दोनों डिफरेंसेस हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसमें बच्चा फंस जाता है। आपने नेक्स्ट टॉपिक जो करना है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी आपको इनका डिफरेंस समझना है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक ही अथॉरिटी है, वहीं से पावर स्ट्रक्चर आ रहा है, वहीं से सारे काम हो रहे हैं, वही आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में ये नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो ऊपर की अथॉरिटी है उसने आपको ये पावर दे दी है कि आप काम करवाओ, आपके पास पावर है, आपको जो करना है कर लो। तो ये डिफरेंस होता है सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी अच्छे से करके जाना। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद आपके 14 मार्क्स तो पक्के हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं जो है यूनिट नंबर 6 विच इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में भाई आपने उसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से करनी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई जो है रिक्रूटमेंट वर्सेज सिलेक्शन। तो इसमें बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या फ़र्क है क्या नहीं है। तो देखो, रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन को, पर स्टाफिंग में क्या होता है, हम रिजेक्ट करते हैं। हम रिक्रूटमेंट में इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन कि आओ अप्लाई करो फॉर द पोस्ट, बट स्टाफिंग में हमें क्या करना होता है, स्टाफिंग में हमें क्योंकि लोग सिलेक्ट करने हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमें सिलेक्ट करना है, इसलिए हमें वहाँ पर रिजेक्ट करने होते हैं लोग। तो ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करके जाना है, स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट का डिफरेंस अच्छे से करके जाना। दूसरा जो स्टाफिंग का प्रोसेस है वो भी कर लेना। ठीक है, रिक्रूटमेंट का स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो कर लेना। फिर हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी डिफरेंस अच्छे से कर लेना कि ट्रेनिंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, पर जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो ये इसका फ़र्क होता है, ये कर लेना। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स है, जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स है वो भी हमारी दो तरीके की होती हैं, जिसमें से एक होती है टाइम बेस्ड और एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड की हाँ भाई इतने घंटे काम करा इतना पैसे। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी तो आपको आपके कुछ सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दे दिया। तो टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड आपने दोनों करके जाने हैं। फिर आता है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मीनिंग कर लेना, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का दोनों का डिफरेंस कर लेना,
और जो रिक्रूटमेंट के मेथड्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल वो भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट का इंटरनल हो गया कि हम अपने एम्प्लॉय रेफरल से कर लेते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल हो गया कि हमने किसी एम्प्लॉय एक्सचेंज से किया टाइप और बुला लिया। तो ये वाले जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये अच्छे से करके। ट्रेनिंग मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये भी अच्छे से करके जाने हैं आपको। अब देखो एक टॉपिक है विच इज इम्पॉर्टेंट टेस्ट यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट, ये 4 टेस्ट हैं। इसको सिर्फ आप अच्छे से देख जाना एक बार, क्योंकि ये हो सकता है आपका 1 मार्कर में आ जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा 2 मार्क में या 4 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये देख लेना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग की यूनिट में से हमने ऑब्वियसली उसके इंपॉर्टेंट फीचर और जो डेफिनेशन है ये वाली चीज़ें तो हमने करनी ही करनी है। इसके अलावा हम करके जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमारे पास सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करके जाना। इसके बाद जो हमारा मोटिवेशन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोटिवेशन का मीनिंग, उसका प्रोसेस कि मोटिवेशन क्या होती है, इंटरनल होती है, अर्ज शुरू होती है, टेंशन होती है ना, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये अच्छे से करके जाना कि पूरा कैसे होता है। फिर उसके बाद जो हमारी मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो पिरामिड है वो अच्छे से करके जाना, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, है ना, एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये वाला जो पिरामिड है ये भी अच्छे से करके जाना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका डायग्राम, जो पिरामिड वाला डायग्राम है वो ज़रूर से बना के आना। और इसके साथ आपने वो भी करना है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का, स्टाइल्स है लीडरशिप के, ठीक है, जो कि हमारे हैं डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, लजीज फेयर, इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पार्टिसिपेटिव और लजीज फेयर का डिफरेंस अच्छे से करके जाना। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है कि जो लीडर है वो पार्टिसिपेट करता है, थोड़ी सी हेल्प करता है, पर लजीज फेयर वाले में क्या होता है कि जो हमारा मैनेजर होता है वो एक ऑब्जर्व कर रहा होता है दूर से, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो एम्प्लॉयज है उनके पास पूरी छूट होती है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस हैं, ये अच्छे से करके जाना। जितने भी अभी वेरियस स्टाइल है लीडरशिप के वो भी अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन के फीचर्स, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो उसका डायग्राम है, सेंडर है ना, सेंडर, इनकोडर, कोडिंग, रिसीवर, नॉइज, फीडबैक, ये जितना भी है प्रोसेस और इसका जो डायग्राम है वो भी आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पता है क्या टॉपिक है, वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी हमारे बैरियर्स हैं वो भी अच्छे से करके जाना। क्या हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी अच्छे से करके जाना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर लेना, ठीक है। और जो भी हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल के वो वाले जो पॉइंट्स है ना, व्हील कम्युनिकेशन, सर्कल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन जो इनफॉर्मल में होती है, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, ये जितने भी हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए। और इनके डायग्राम्स भी कर लेना, बहुत इजी से इसके डायग्राम्स होते हैं वो भी कर लेना। बैरियर्स कर लेना और उनके मेजर्स भी कर लेना कि हम उन बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग की यूनिट में आपका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप कर लेना कि एक स्टेटमेंट आ जाती है जैसे प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग और एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। तो ऐसे करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना। इनके रिलेशनशिप को अच्छे से समझ के जाना। कंट्रोलिंग का प्रोसेस कर लेना, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, ये कर लेना। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कर लेना, दोनों का डिफरेंस भी देख लेना। जैसे कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में ये होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ उसी टाइम ध्यान देगी जब कोई क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का डिफरेंस भी करके, तो इससे आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने पार्ट बी पे, जो है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। यूनिट नंबर 9 है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहले आपने मीनिंग करना है, आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल, बजटिंग डिसीजंस कर लेना, ठीक है। डिविडेंड डिसीजंस कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस भी कर लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेना, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लेना। इसमें क्या होता है कि ओनर का खुद का पैसा और जो वो बाहर से बोरो कर रहा है फंड, तो उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी वो है ना डेट टू इक्विटी, है ना, डेट इक्विटी की बात होती है, तो वो यही होता है। इसकी कैलकुलेशन देख लेना, जैसे डेट टू इक्विटी होता है मतलब डेट अपॉन इक्विटी, है ना, वो कर लेना।
आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कर लेना, जिसमें आपका इंटरेस्ट, हाँ, जिसमें आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगी, उसका फॉर्मूला कर लेना, ठीक है। वैसे ही डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, इसका भी आप फॉर्मूला कर लेना। फिर इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी कर लेना। वर्किंग कैपिटल का टॉपिक कर लेना, जिसमें हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है ना वर्किंग कैपिटल, तो ये कर लेना, इसका मीनिंग कर लेना। इसके फैक्टर्स कर लेना, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, जो हमारा पैसा डे टू डे ऑपरेशंस में लगता है, ठीक है। टॉपिक जो आपने करना है वो है द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसके रीजंस जितने भी हैं वो कर लेना। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है फाइनेंशियल मार्केट्स की। आप पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेना कि फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के। और हमारी दो तरीके की फाइनेंशियल मार्केट होती है, ठीक है, एक होती है मनी मार्केट और एक होती है हमारी कैपिटल मार्केट, वो भी अच्छे से करके जाना। फिर कैपिटल में हमारे पास होती है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये भी कर लेना। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस कर लेना। प्राइमरी मार्केट करना, प्राइमरी मार्केट का जो अदर नेम है वो भी अच्छे से कर, प्राइमरी मार्केट को हम एज द न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। और वैसे ही जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब इसमें आपने करना है स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग करना है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस करने हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर एक बार देख लेना। डीमटेरियलाइजेशन, जो डीमैट अकाउंट होता है वो वाला भी प्रोसीजर देख लेना, ठीक है। वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम देख लेना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है हमारा, है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके फंक्शंस देख लेना, ये क्यों बना था, ये सब देख लेना। फिर है हमारे उनके जो फंक्शंस है, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, है ना, ये तीनों को अच्छे से देख लेना, इनकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हमारे हो जाते हैं 15 मार्क्स पक्के। अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे जो है मेरी फेवरेट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसमें मार्केटिंग का मीनिंग कर लेना, ठीक है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, है ना, क्या क्या मार्केट कर सकते हैं हम, गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, प्रोडक्ट्स, ये सब जो चीज़ें ये कर लेना। फिर उसके बाद हमारी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज है, जितनी भी चीज़ें ये कर लेना, और इनका जो सीक्वेंस है वो कर लेना। मार्केटिंग के फंक्शंस कर लेना। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, ये चार जो हमारे प्रमोशन मिक्स है ये भी अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन भी कर लेना। ब्रांडिंग, ब्रांड कर लेना। ब्रांडिंग में ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांड का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर ब्रांड नेम क्या होता है, ठीक है। फिर ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में क्या फर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ये भी अच्छे से करके जाना। पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग को ना हम एज अ साइलेंट सेल्समैन भी कहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसे भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। फिर है फंक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने देखा था 2-3 क्वेश्चन आ रखे थे। फिर हमारी प्रमोशन मिक्स में हमारा आपके पास प्रमोशन मिक्स में हमारे पास आ जाता है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, तो ये भी आपने अच्छे से करके जाना है। पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पब्लिक रिलेशंस हम खुद करवाते हैं, वो पेड होती है, पर जो पब्लिसिटी होती है वो पेड नहीं होती है, वो कभी भी हो जाती है थ्रू जर्नलिस्ट या फिर कोई भी खबर आ गई। तो पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड इट ऑल्सो कैन बी नेगेटिव, बट जो PR है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो हम खुद पैसा देकर अपनी पब्लिक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। हाँ, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस अच्छे से कर लेना। फर्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वो कर लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 कर लेना। एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का एंड NGOs। मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी एक बार देख लेना, जैसे एग मार्क होता है ना, ये वाले जो मार्क्स होते हैं ये कर लेना। फिर उसके बाद हमारा क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, ठीक है। कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कौन कंप्लेंट कर सकता है अगेंस्ट हुम, सो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हुम, ये भी एक बार देख। तो ऐसे ही हमारे हो जाते हैं 15 मार्क्स पक्के। तो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया स्टडी प्लान बना के स्ट्रैटेजाइज करके दिया है, जिससे आप 80 on 80 स्कोर कर सकते हो। कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका डिफरेंस आपको समझना इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लेना। डायग्राम्स अच्छे से कर लेना, हाथ से एक बार हेडिंग्स प्रैक्टिस कर लेना, प्रोसेसेस अच्छे से करके जाना, हो सके तो प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आना।